नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 14। देखिए, अध्याय 13 में हमने पढ़ा था कि मीनू और माया दोनों की परीक्षा खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने परिवार से मिलने के लिए अपने अपने घर जाती हैं। उनकी 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं और दोनों अपने अपने घर के लिए विदा ले लेती हैं एक दूसरे से। आगे की स्टोरी देखिए। मीनू जब अपने घर पहुंची तो पिताजी उस समय पूर्ण स्वस्थ हो चुके थे, यानी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे, यानी पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। माँ ने तो मीनू को अपने सीने से लगा लिया। आशा और रोहित भी खुशी से झूम उठे। दीदी दीदी कहकर उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बता दी। मीनू भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी बातें सुनती रही। तभी माँ को ध्यान आया कि मीनू से उसकी परीक्षा के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वह मीनू के पास आई और बोली, मीनू बेटे, तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं? तुमसे मिलने की खुशी में यह पूछना तो भूल ही गई थी। तो मीनू बोलती है, माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। परीक्षा फल यानी रिजल्ट जब निकलेगा तब हमें पता चलेगा कि मेरा पेपर कैसा हुआ था। ठीक है बेटा। तो मीनू की माँ क्या बोलती है, देखिए, ठीक है बेटा, अच्छा है, तुम प्रथम श्रेणी में ही पास हो जाओ। अभी तक तो हमेशा प्रथम ही आई हो, माँ ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तो मीनू कहती है, हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है और माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। तो माँ बोलती है, हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रहता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होते हैं। यानी कि हर पेरेंट्स का आशीर्वाद जो है, ब्लेसिंग्स जो है, उनके बच्चों के साथ तो होता ही है, लेकिन अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो वो सोने पर सुहागा होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे नहीं तो आपको फल की प्राप्ति कैसे होगी। और इतना कहकर माँ बाहर चली गई। ठीक है। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी एक साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही थी कि कमरे में पिताजी ने प्रवेश किया। वह उसके पास आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3000 रुपये महीना पा रहा है। यदि तुम और पिताजी का, यानी ये वाला सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ था, तभी मीनू बोल पड़ती है कि पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर शादी नहीं करूंगी। तो पिताजी बोलते हैं, बेटी, यह बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। तो मीनू बोलती है, यदि लड़का बहुत अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं, मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। और पिताजी ऐसा कुछ उदास होकर के बोलते हैं। तो मीनू बोलती है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात चला दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो ही जाएगी, मीनू ने बड़े विश्वास के साथ कहा। इतने में ही माँ भी रसोई घर से कमरे में आ गई। उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उनसे कहा कि उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात कर लीजिए। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी, यानी लड़के वालों का क्या डिमांड था कि हमें सिर्फ एक सुंदर लड़की चाहिए।
तो आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। तिथि यानी तारीख, दिनांक, डेट जो है फिक्स किया गया कि हम लोग इस दिन आशा को देखने के लिए आएंगे। आशा देखने में सुंदर तो थी ही, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर सजाई तो उसका रूप और अधिक निखर आया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग उसे देखने आए थे। साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई थी कि इसकी बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने के बाद की सुझाई। अब घर में सब उसकी ही तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख ही रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। तो नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। मीनू ने जैसे ही सुना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलिमा आई है, और वो फटाफट एकदम ऐसे खुशी से ना झूमने लगती है, कूदने लगती है और अपनी सहेली से मिलने के लिए यानी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए बेचैन हो जाती हूँ कि कैसे मैं फटाफट जाऊँ और अपनी फ्रेंड से मिल लूँ। इस समय माँ घर में नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव न था। माँ के घर में आते ही उसने उन्हें बताया कि आजकल नीलिमा ससुराल से आई हुई है। माँ से आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह मीनू से बोली, मीनू चलो कमरे में चलते हैं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो वे दोनों कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, नीलिमा क्या बात है भाई, आजकल कुछ कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? तो नीलिमा बोलती, हाँ वैसे तो ठीक है, परंतु मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है। तो मीनू बोलती है, ओह अच्छा, यह तो आप खुशखबरी सुनाने जा रही हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा मीनू ने हंसते हुए कहा। तो इतने में ही देखिए अशोक ने कमरे में प्रवेश किया। वह भी उन दोनों के पास बैठकर बातें करने लगा। मीनू अशोक से बातें करने में हमेशा लज्जा अनुभव करती थी, परंतु आज वह उससे भी घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने पर उसका संकोच स्वयं ही कम हो गया था। कुछ देर बातें करके अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को ज्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी। वह पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और फिर दोनों फिर से अपना बातें करने लगती हैं। तभी नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछ लिया। मीनू तो शादी नहीं कर रही है? तो अभी मैंने सुना है कि आशा का रिश्ता हो गया, ऐसा नीलिमा ने मीनू से कहा। तो मीनू बोलती है, हाँ नीलिमा, आशा का रिश्ता हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। तो नीलिमा ने पूछा कि पर मीनू तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो मीनू बोलती है, नीलिमा अब मैं कुछ निराश सी हो गई हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू? ऐसा नीलिमा बोलती कि क्या बात करती है मीनू, मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं। तो मीनू यह बात सुनकर मीनू के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी झलकी। मुस्कुराते हुए वह बोली, चल कोई तो है अपनी प्रशंसा करने वाला। तो नीलिमा बोलती, मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तू तैयार हो जा, तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास से कहा। तो मीनू बोलती है, नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, देख मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी सिर्फ 1 साल ही पूरा हुआ है, जिस लक्ष्य को लेकर चली हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद ही शादी के लिए सोचूंगी,
ऐसा मीनू ने कहा कि अभी जो मेरा एम है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसे पूरा होने दो, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन मैं शादी के बारे में विचार करूंगी, सोचूंगी। तो नीलिमा बोलती है मीनू तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। तो मीनू ने बोला नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लेगी, परंतु मीनू के हट के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर तक दोनों बैठी इधर उधर की बातें करती रहीं। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते। आखिर वह भी तो एक लड़की है और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पढ़े। इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ गई। उधेड़ बुन में यानी ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, करेक्ट क्या है, मेरा एम क्या है, ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मीनू को लास्ट में नींद आ जाती है। और यहाँ पर हमारा अध्याय 14 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।